हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको जय गुरु नर्सिंग कोचिंग क्लास में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारा जो आज टॉपिक होगा, जो नर्सेट में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है, ये मैं अपने चूज करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो, फास्ट आएगा हमारा। आज जो टॉपिक डिस्कशन करेंगे, सिर्फ चार टॉपिक, डिजक्सिन, डायबिटीज़ मेलिटस एंड डायबिटीज़ मेलिटस में जो आता है आपको पता है डाउन फेनोमेना, सोमेगी फेनोमेना। तो उसके बारे में हम आज टॉपिक को पूरा डिस्कशन करेंगे, ए टू जेड कवर करेंगे। ठीक है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, यूजेस है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, पूरा थियोरेटिकल प्लस क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है, उसके बेसिस में हम इसको लेके आज ये क्लास लेके आए हैं। होप आपको ये क्लास अच्छा लगेगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कुछ अगर आपको डाउट्स है तो लिंक में आपको मोबाइल नंबर वगैरह दिया जाएगा, तो आप उसी में कांटेक्ट कीजिए या मैसेज करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को, ज़्यादा लेट ना करते हुए। तो पहले हमारा जो टॉपिक है, जैसे डिजक्शन। ठीक है, तो ये जैसे आपको पता है हर एग्ज़ाम में, हर नर्सेट में डिजक्सिन हो गया, लिथियम का हो गया। ठीक है, पर्टिकुलर क्वेश्चन आता ही है, चाहे एक हो, दो हो, कहीं से भी आपको क्वेश्चन राइज होगा, इतना तो आप लिख के ले। तो ये जो आप एक मेडिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, डिजक्सिन। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि डिजक्सिन है क्या, किस चीज़ में काम में आता है, किसके लिए देते हैं, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो चलिए, तो डिजक्सिन अगर हम बोलें कि ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो डिजक्सिन ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो डिजिटलिस पुरपुरा। तो डिजिटलिस पुरपुरा का नाम का एक पेड़ होता है, जिसमें से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो डिजक्सिन जो है, इसका दो है, पॉजिटिव आयनोट्रोपिक एक्शन होता है प्लस नेगेटिव आयनोट्रोपिक एक्शन होता है। ठीक है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एंड ड्रोमोट्रोपिक। ठीक है, समझ में आ गया? पॉजिटिव आयनोट्रोपिक, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एंड ड्रोमोट्रोपिक। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होता है। तो जैसे डिजक्सिन जो होता है, यूजुअली आप लोग कहाँ देते हैं, मतलब अगर यूजेस की बात करेंगे तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो यूजेस में जैसे हो गया क्रोनिक हार्ट फेलियर, इसमें यूज़ करते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, बेटर होगा कि आप एक नोट्स बना लीजिए, अदरवाइज़ जो आपको नोट्स बनाने से आपको बाद में इजी हो जाएगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, ताकि आपको बाद में बार बार ये वीडियो देखना ना पड़े। खुद का एक पेज बनाइए, नोट्स बनाइए। ठीक है, क्या हो गया, तो क्रोनिक हार्ट फेलियर हो गया, कार्डियोजेनिक शॉक है, आर्टेरियल टैकीकार्डिया हो गया। ठीक है, आर्टेरियल टैकीकार्डिया, आर्टेरियल फ्लटर, आर्टेरियल फिब्रिलेशन, ये सब चीज़ में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होगा, हम लोग का जो सोडियम पोटेशियम पंप का जो चैनल होता है ना, जैसे आपको सबको पता है कि ये हमारा हार्ट है, तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप का जो चैनल होता है, एक बाहर आता है, फिर अंदर जाता है, ये बाहर आता है, अंदर जाता है। तो जिसके वजह से जो कि हमारा मैकेनिज्म, मतलब फंक्शंस को कंटिन्यूटी करके रखते हैं। ठीक है, तो सोडियम एंड पोटेशियम ATPase इनहिबिटर होता है, ATPase इनहिबिटर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं बोला, ये पॉजिटिव आयनोट्रोपिक है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एंड ड्रोमोट्रोपिक है। तो ये जो आयनोट्रोपिक है, इसका मीनिंग एक्चुअली क्या है, मतलब आयनोट्रोपिक का मतलब क्या है।
आइनोट्रोपिक का मतलब ये है कि लाइक ये जो हम लोग हार्ट का जो होता है ना, इंक्रीज कंट्रक्शन मतलब हार्ट का जो ऐसे बीट जैसे करता है। सपोज बीट मतलब आप समझ सकते हैं, बीट जो कहते हैं तो इंक्रीज कंट्रक्शन होता है। जो कंट्रैक्ट रेट होता है वो लाइक हार्ट रेट को जैसे हम बोलेंगे तो इंक्रीज करता है, ठीक है। फोर्स ऑफ कंट्रक्शन, इंक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रक्शन, तो इंक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रक्शन के वजह से ये हो गया आपका आइनोट्रोपिक। और क्रोनोट्रोपिक है, आइनोट्रोपिक कंट्रक्शन बढ़ा रहा है। अगर कंट्रक्शन बढ़ेगा तो क्रोनोट्रोपिक इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ाने में मदद करेगा। तो लाइक जिसमें जैसे मान लीजिए क्रोनिक हार्ट जिसका हार्ट रेट सपोज हमको 80-70 है, मतलब हार्ट रेट बढ़ाने के लिए दिया जाता है, बट अगर कम होगा तो इसीलिए नहीं देते हैं, ठीक है। और ड्रोमोट्रोपिक मतलब इंक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी, ये जो ड्रोमोट्रोपिक हो गया इंक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी, इंक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी। ये हो आपका देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, यूजेस हो गया, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्चुअली ये जो आइनोट्रोपिक है और क्रोनोट्रोपिक ये आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। लाइक आइनोट्रोपिक मतलब कंट्रक्शन ऑफ इंक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रक्शन, हार्ट का जो फोर्स ऑफ कंट्रक्शन होता है उसको इंक्रीज कर सकता है। क्रोनोट्रोपिक इज द इंक्रीज हार्ट रेट, ड्रोमोट्रोपिक इज द इंक्रीज द कंडक्शन वेलोसिटी, ठीक है। अभी इसमें कंट्राइंडिकेशन क्या क्या होता है, किसमें के दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो ये मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप ये नोट करके रख लीजिए, इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही पक्का, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो डिजेक्शन का जो कंट्राइंडिकेशन अभी बोलेंगे, तो अगर हार्ट रेट डिक्रीज हार्ट रेट केस में हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है। डिक्रीज हार्ट रेट केस में नहीं देते क्योंकि ये ऑलरेडी जो है हार्ट रेट को डिक्रीज करने के लिए दे रहे हैं, ना कि इंक्रीज करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। हार्ट रेट डिक्रीज करने के लिए दे रहे हैं, तो अगर ऑलरेडी हार्ट रेट डिक्रीज है तो हम कैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं ना। तो क्या होगा, अडल्ट केस में अगर लेस देन 60 हार्ट रेट है तो नहीं दे सकते हैं, अगर न्यूबॉर्न में लेस देन 100 है तो नहीं दे सकते हैं, अगर इन्फेंट में लेस देन 90 बीट पर मिनट है तो नहीं दे सकते हैं, देन चिल्ड्रेन में अगर लेस देन 70 बीट पर मिनट है, तो ये सब केस में हम अवॉइड करेंगे। किसको अवॉइड करेंगे, डिजॉक्सिन को। सपोज आपके टाइम में अभी एक क्वेश्चन आ गया, सपोज नॉर्सेट 4 में आया था, आई थिंक नॉर्सेट 4 और 4 में ही आया होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली आता ही रहता है। एक पेशेंट है जिसका सिम्टम दिया होगा कि हार्ट फेलियर है और आर्टल फ्लटर चल रहा है, अभी हार्ट रेट है, सपोज आपको एज दे दिया होगा कि 60 ईयर्स का, एक 60 ईयर्स ओल्ड है, हार्ट रेट 55 बीट्स पर मिनट है, ठीक है। तो व्हाट शुड वी अवॉइड, क्या अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर अगर आपको दे दिया होगा डिजेक्सिन है और कुछ ऐसे हो तो डिजेक्सिन नहीं देना है, डिजेक्सिन आपको अवॉइड करना है, ठीक है। याद रखिए डिजेक्सिन आपको अवॉइड करना है। तो ये तो आपका कंट्राइंडिकेशन, और भी क्या क्या कर सकते हैं, देखिए मतलब ये सब केस में हम लोग नहीं देंगे, समझ में आ गया। अभी जो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, तो डिजेक्सिन का थेराप्यूटिक रेंज का बात करेंगे, मतलब इसका नॉर्मल वैल्यू पूछता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं थेराप्यूटिक रेंज। नॉर्मल वैल्यू जो पूछता है कितना है, 0.6 to 1.2 नैनोग्राम पर ml, ठीक है। अगर इतने में है तो नॉर्मल, ये वैल्यू नॉर्मल। अगर ये मोर देन 2 नैनोग्राम पर ml हो रहा है तो ये टॉक्सिक लेवल बोलेगा, ठीक है, इसको टॉक्सिक लेवल बोल सकते हैं। ऐसे भी नॉर्मल क्वेश्चन आया है कि डिजेक्सिन का थेराप्यूटिक नॉर्मल वैल्यू कितना है, 0.6 to 1.2। अगर मोर देन, सपोज मान लीजिए किसी पेशेंट में अगर मोर देन डिजोक्सिन लेवल तो मोर देन 2 नैनोग्राम ml आया हुआ है, तो व्हाट इज़ द प्राइमरी नर्सिंग एक्शन, आप क्या करेंगे, ऐसे भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट तो होल्ड डिजोक्सिन, पहले डिजोक्सिन को होल्ड करना है, देन इन्फॉर्म्ड ऑन डॉक्टर को इन्फॉर्म। ऐसा नहीं है कि आप दे दिया फिर पूछेंगे, ऐसे पहले तो डिजोक्सिन को होल्ड कीजिए, फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए कि सर तो डॉक्टर ये वैल्यू इतना आया है तो मैंने होल्ड किया है, ठीक है।
समझ में आ गया? ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका जो फिर आएगा एंटीडोट। अगर मान लीजिए मोर देन टू नैनोग्राम पर ml आया है तो इसका भी एंटीडोट ऐसे भी आ सकता है। एंटीडोट ऑफ डिजोक्सिन, डिजोक्सिन का एंटीडोट क्या है? डिजोक्सिन एंटीडोट क्या है, कोई बोल सकते हैं? चलिए डिजीबाइंड, ठीक है, एक पाउडर फॉर्म में आता है जो पोटेशियम को होल्ड करके रखता है, ठीक है। और भी एक है कि डिजोक्सिन किस 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 में दे सकते हैं और नहीं दे सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर ऐसे भी पूछेगा, और एक भी क्वेश्चन है लाइक इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस रिलेटेड टू डिजोक्सिन। ये क्वेश्चन तो मतलब फेवरेट है यार। मतलब अब कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, मतलब मैक्सिमम अगर 5 एग्ज़ाम हुआ होगा उसमें से 4 एग्ज़ाम में आया ही है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस होने से, सॉरी, डिजोक्सिन से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस होता है? मतलब ये एक ऐसा है लाइक अगर आपको हाइपोकालेमिया है, व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस कॉज, मतलब कोई यहाँ से 2 क्वेश्चन अराइज होगा। मतलब फर्स्ट का जो क्वेश्चन होगा व्हिच इलेक्ट्रोलाइट imbalance can cause डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी। क्या होगा? हाइपोकालेमिया, ठीक है। मतलब अब समझने की कोशिश कीजिए, अगर हाइपोकालेमिया ऑलरेडी है, सपोज मान लीजिए नॉर्मल जैसे हम लोग का पोटेशियम लेवल 3.5 to 5.1, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो अगर वो लेस देन 3.5 है इनको, तो इस केस में चांसेस है कि डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी होगा। मतलब अगर हम उनको डिजोक्सिन दे रहे हैं तो डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी होगा। फिर डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी की वजह से क्या हो सकता है, जैसे साइड इफेक्ट जो है वो मैं आपको बोलूँगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज करने वाली बात है, व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इम्बालेंस ऑकर ड्यू टू डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी। ये तो आपका हो गया व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इम्बालेंस कैन कॉज डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इम्बालेंस कैन कॉज डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी। हाइपोकालेमिया होने से डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी करवाएगा, बट अगर ऑलरेडी डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो चुका है, ठीक है, समझिए, अगर ऑलरेडी डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो चुका है तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बालेंस होगा? हाइपरकालेमिया। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाइए। व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इम्बालेंस कैन कॉज डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी? हाइपोकालेमिया। लाइक हाइपोकालेमिया कैन कॉज डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी, बट ड्यू टू डिजोक्सिन, ऑलरेडी सपोज अगर डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो गया किसी पेशेंट में, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बालेंस दिखाई देगा? वो है हाइपरकालेमिया। होपफुली आपको ये कंफ्यूज क्लियर हो गया है बहुत ही अच्छे से। फिर भी अगर आपको कंफ्यूज है तो आप आपका कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट में रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगर पॉसिबल हो पाएगा हम आपको पर्सनली आपको टेक्स्ट मैसेज कीजिए, हम आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो गया, अभी भी इसको साइड इफ़ेक्ट क्या है, ठीक है। तो साइड इफ़ेक्ट ऑफ डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी, हम इसमें साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे। साइड इफ़ेक्ट में क्या है? पहले तो आपका जी आई अपसेट्स, मतलब फास्ट जो आपका सिम्टम दिखाई देगा ना, फास्ट जो सिम्टम दिखाई देगा आपका नोजिया एंड वॉमिटिंग आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आएगा जेंथोप्सिया। क्या है जेंथोप्सिया? जेंथोप्सिया क्या है? ग्रीन येलोइश विजन, ठीक है। जेंथोप्सिया क्या है? ग्रीन येलोइश विजन, ठीक है।
मतलब आपका डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाने के वजह से नोजिया वॉमिटिंग दिखाई देगा, ज़ेनथोप्सिया दिखाई देगा, जो ग्रीन येलोइश विजन दिखाई देगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से राइज हो रहा है, और मतलब और कौन सा रीज़न के वजह से, कौन सा मेडिकेशन का एक्सेसिव डोज की वजह से ये जो ज़ेनथोप्सिया है ये वो दिखाई देता है। क्विनाइन सुने होंगे आपने जो मलेरिया में केस में यूज होता है, इसका टॉक्सिसिटी के वजह से भी आपको सेम ज़ेनथोप्सिया दिखाई देता है। मतलब आपको यहाँ से दो क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। एक तो हो गया ज़ेनथोप्सिया मतलब जो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी की वजह से होता है, और किसके वजह से होता है, जो क्विनाइन जो मेडिकेशन है उसके वजह से। मोस्ट इम्पोर्टेंट लेट सिम्टम क्या है, इसको आप 100% लगा लीजिए, पूरा इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट। ब्राडिकार्डिया, लेट सिम्टम इज ब्राडिकार्डिया। आपको पता भी नहीं चलेगा पेशेंट ब्राडिकार्डिया होकर कब अरेस्ट होकर डेथ हो जाएगा। सो बी कॉशियस, ओके, बी कॉशियस। तो समझ गए आप। पहले तो आपको देखिए और एक बार हो गया आपका डिजॉक्सिन। पहले जो हमें मोस्ट जो इम्पोर्टेंट उसमें कौन सा में यूजेस ले रहे हैं, क्रोनिक हार्ट फेलियर, कार्डियोजेनिक शॉक, आर्टरियल टैकीकार्डिया, आर्टरियल फिब्रिलेशन, आर्टरियल फ्लटर। मैकेनिज्म ऑप्शन क्या क्या है उस ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन सा मैकेनिज्म, जैसे ये आइनोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक। आइनोट्रोपिक आपका क्या हो गया, इंक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन हो गया। क्रोनोट्रोपिक क्या हो गया, इंक्रीज हार्ट रेट हो गया। ड्रोमोट्रोपिक इंक्रीज वेलोसिटी हो गया, ये हो गया। द नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है आपका कंट्राइंडिकेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कितना हार्ट रेट कितना लेस देन होने से नहीं दे सकते हैं। अगर हाँ ऐसे भी बोलेगा कि 60 हार्ट रेट अगर है देंगे या नहीं देंगे, नहीं, आप कंफर्म कीजिए। अगर 61 है दे दीजिए, ज़रूरत नहीं है। 60 है मतलब कंफर्मेशन के लिए करना है, इन्फॉर्म डॉक्टर। लेस देन 60 है होल्ड कर दीजिए, 61 है दे दीजिए आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देन थेरापेटिक रेंज हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 0.6 to 1.2 नैनोग्राम पर DL। टॉक्सिक लेवल आपको बता दिए, प्राइमरी नर्सिंग एक्शन बोल दिए, होल्ड करना है आपको डिजॉक्सिन, मोर देन 2 नैनोग्राम टॉक्सिक लेवल होता है, एंटीडोट DG बाइंड होता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का तो बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, आपका आगे में बहुत काम आने वाला है। तो व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, देखो, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कैन कॉज हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया कैन कॉज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, बट डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी ऑलरेडी डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो चुका है, उसको हाइपरकैलेमिया होगा। ये बहुत कंफ्यूज करता है, सच्ची में बहुत कंफ्यूज करता है। आप इसको हाइपोकैलेमिया कैन कॉज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी बट ऑलरेडी हाइपर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो गया है तो हाइपरकैलेमिया कॉज कर पाएगा। एंड मोस्ट लेट सिम्टम इज ब्राडिकार्डिया, अगर फास्ट सिम्टम आपको पूछे तो नोजिया वॉमिटिंग, अगर सेकंड मोस्ट पूछे तो ज़ेनथोप्सिया लाइक ग्रीन येलोइश विजन, ठीक है। चलिए, होपफुली आपको ये जो आपका भी जो डाउट था वो कंप्लीट हो गया। एंड नेक्स्ट जो हम आपको बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं आपको वो बता के जा रहा हूँ, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, इतना रखिए, नोट कर लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में आपको लास्ट मिनट जो रिवीजन होता है ना, लास्ट मिनट रिवीजन में आप वीडियो देखना आपको मुश्किल हो जाएगा। जितना मैंने इम्पोर्टेंट अभी बताया वो ऐसा होगा कि ऐसा नहीं है कि आप कितना स्पीड में देखोगे। अगर आप एक नोट बना लेंगे, आप एक पेपर बनाइए, ठीक है, उसमें लिखिए टॉपिक की डिजॉक्सिन क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटिस सर ने क्या बोले थे, नोट करके रखिए, ठीक है, ताकि लास्ट में जो अगर आपको लग रहा है कि नहीं हाँ ये मेरा हो गया, ये कंप्लीट, ठीक है, कर लेंगे, कोई इशू नहीं।
अभी आपको जो नहीं लग रहा है आप इसमें इसको रेड मार्किंग कर दीजिए, नहीं ये मुझे लास्ट टाइम में देखना है। इसमें जैसे आपको बताया कि लाइक टॉक्सिसिटी का कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, कन्फ्यूजन हो रहे हैं बार बार, तो उसको आप बार बार देखिए। डायबिटीज़ मेलिटस में जो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप इसको मार्किंग करके रखिए ताकि ये ना ये जो है ना ये आपके लिए ईजी होगा, ठीक है ना। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी हम बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो आपके लिए जो अच्छा है मैं वही बता रहा हूँ। अगर आप मानेंगे तो मतलब कोशिश कीजिए इसी तरीके से पढ़ाई करने के लिए, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। बाकी अभी क्या आप मेरे से भी और भी ज़्यादा लाइक थोड़ा स्मार्ट स्टडी कीजिए ऐसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू करते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस। तो पहले डायबिटीज़ मेलिटस शुरू करने से पहले हम आपको ये जानने के लिए कोशिश करेंगे जो डायबिटीज़ मेलिटस है क्या, एक्चुअली वो चीज़ है क्या, ठीक है। व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलिटस? डायबिटीज़ मेलिटस जो है वो क्या बोलेंगे, एक डिज़ॉर्डर, लाइक ये किसका डिज़ॉर्डर है, डिज़ॉर्डर है तो एंडोक्राइनोलॉजी डिज़ॉर्डर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा कार्डियोवैस्कुलर डिज़ॉर्डर, ऐसा नहीं बोलना, है तो एंडोक्राइनोलॉजी डिज़ॉर्डर। बट मेन जो है कौन सा ऑर्गन इसमें अफेक्ट होता है, किसके वजह से होता है, वो है, ठीक है एंडोक्राइनोलॉजी डिज़ॉर्डर। लेकिन अगर इसको बोलेंगे डिज़ॉर्डर ऑफ पैनक्रियाज की डिज़ॉर्डर के वजह से, अगर पैनक्रियाज में अच्छे से अगर इंसुलिन सफिशिएंसी नहीं बन पा रहा है, इंसुलिन प्रोडक्शन या फॉर्मेशन जो नहीं हो रहा है, अगर इंसुलिन फॉर्मेशन नहीं होगा तो इंसुलिन की कमी रहेगी। इंसुलिन की कमी रहने की वजह से, क्योंकि पैनक्रियाज जो हार्मोन्स वगैरह सिक्रेशन करते हैं, ग्लूकागॉन ये सब जितना भी उनका जो लाइक है अल्फा सेल बीटा सेल, वो सब जो है जो भी सिक्रेशन करता है, तो उसके वजह से आपका जो शुगर है, इसको हम बोलते हैं शुगर बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, आपका जो ग्लूकोज लेवल वो बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है। चलिए अभी हम बात करते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। मतलब अगर आप एक डेफिनेशन के हिसाब से ले लेंगे तो क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन रिजल्ट इन हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, होपफुली सब कुछ लिखाने का ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है हम आपको वही लिखाएंगे। मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि 1 महीने के बाद हमारा एग्ज़ाम सर पे है, ठीक है, जो हाइपरग्लाइसेमिया करेगा, ठीक है। तो हाइपरग्लाइसेमिया जो है अभी टाइप्स बता देंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया। टाइप 1 जैसे आपको पता है लाइक ये प्राइमरी बीटा सेल डिसफंक्शन का डिसऑर्डर है, बीटा सेल डिसफंक्शन डिसऑर्डर है, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस जो है वो रिलेटिवली, मतलब टाइप 2 डायबिटिक मेलिटस में क्या होता है, जो इंसुलिन जो होता है, जो फॉर्मेशन हो रहा था वो एक्चुअली अच्छे से लाइक हमारा जो पैनक्रियास से जो इंसुलिन फॉर्मेशन हो रहा है वो टोटली लाइक एब्सेंस हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब जो लैक ऑफ इंसुलिन फॉर्मेशन इसमें से तो टोटली नहीं होगा, टाइप 1 में टोटली नहीं होगा, बस इसमें से लैक ऑफ इंसुलिन फॉर्मेशन, इंसुलिन का जो फॉर्मेशन होगा वो बहुत कम होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा बट कम परिमाण में होगा, बट जितना चाहिए हमारा बॉडी में बट उतना लेवल का बन नहीं रहा होगा, मैं वही बोलाना चाह रहा हूँ। तो अभी जो मैं बात कर रहा था ना लाइक ये पैनक्रियास डिसऑर्डर है, जो हार्मोन्स वगैरह, तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो क्वेश्चन वो एक्चुअली ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो पैनक्रियास है, तो पैनक्रियास तो आपको पता ही होगा, लाइक
मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, बट कोशिश कीजिए ये करने के लिए। सपोज मान लीजिए ये मान लीजिए पैनक्रियास है, ठीक है, ये पैनक्रियास है। पैनक्रियास में आपका जो पार्ट हो गया, जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया टेल, ये आपका हो गया बॉडी, ये आपका हो गया हेड। 3 पार्ट है। सबसे जो बड़ा पार्ट है, लार्ज पार्ट जिसको बोलेंगे, वो है बॉडी, ठीक है। अभी जो सिक्रेशन का बात कर रहा था, लाइक क्या क्या हार्मोन सिक्रेशन होता है, तो इसमें जो हमारा सेल्स, जो पैनक्रियास सेल में जो सेल्स मिलते हैं, ठीक है, एक हो गया अल्फा सेल, ये आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, सच्ची में मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पीपी सेल, और एक हो गया एप्सिलॉन सेल, ठीक है। तो ये जो सेल्स जो हो रहा है, ये क्या सिक्रेशन करता है? अल्फा सेल आपको क्या सिक्रेशन करता है? ग्लूकागॉन। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा गया है, पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा, ये आपको याद रखना ही है, ठीक है। चाहे आप रट्टा मार के रखो कि कुछ भी करके रखो, ट्राई करो कि रट्टा ना मारने लिए समझने के लिए कोशिश करो, क्योंकि रट्टा आज मारोगे कल भूल जाओगे। समझो क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका सिक्रेशन, क्या सिक्रेशन कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है? ग्लूकागॉन का फंक्शन। अल्फा सेल ग्लूकागॉन सिक्रेशन करता है, फंक्शन क्या कर, उसका फंक्शन क्या है? जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, जो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है ना, इसको बढ़ाता है, ठीक है, इंक्रीज करता है। बीटा सेल क्या सिक्रेशन करता है? इंसुलिन। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये बीटा सेल का डिसफंक्शन का डिसऑर्डर है। डिसफंक्शन के वजह से इंसुलिन नहीं बन पाता है, जो कि पैनक्रियास हेल्प करता है इंसुलिन बनाने में। ये क्या करता है? जैसे आपका हो गया अल्फा सेल ग्लूकागॉन सीक्रेट करता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, सेम ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, क्योंकि ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन उसका ऑपोजिट है। और भी एक है, अगर किसी को आप इंसुलिन दे रहे हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज हो जाएगा, आप हर टाइम ना जो कंबाइन करके पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आप इंसुलिन दिए किसी को, पूरा हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, मान लीजिए हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, मतलब 10 आ गया, 20 हो गया, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया में ग्लूकागॉन, आँख बंद करके ग्लूकागॉन। समझ में आ गया? अभी लिंक करने की पढ़ाई में मतलब क्या फोकस रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंसुलिन, मतलब बीटा सेल में इंसुलिन सिक्रेशन करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। नेक्स्ट जो आएगा आपका डेल्टा सेल क्या सिक्रेट करता है? सोमाटोस्टैटिन, ठीक है, सोमाटोस्टैटिन। अभी ये सोमाटोस्टैटिन का मतलब क्या है, चलिए मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे ये फंक्शन में हो गया, इनहिबिट ग्रोथ हार्मोन रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी। जो हमारा ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने की वजह से, लाइक इंसुलिन पैनक्रियास से सिक्रेशन हुआ, इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाता है। ग्रोथ हार्मोन बढ़ने से हमारा बॉडी का जो मतलब जो भी ऑर्गन से है वो बढ़ता है, ठीक है। तो सोमाटोस्टैटिन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिट करता है, इनहिबिट ग्रोथ हार्मोन रिलीज। जो ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज हो रहा है, जो हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन, हम जब पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे तब आपको ये अच्छे से समझा देंगे। फिलहाल अभी के लिए आप इतना याद रखिए, इनहिबिट ग्रोथ हार्मोन रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। देन नेक्स्ट आएगा पीपी सेल। व्हाट इज पीपी सेल? लाइक पैनक्रियाटिक पेप्टाइड, ठीक है। पीपी सेल क्या है? पैनक्रियाटिक पेप्टाइड। इसका फंक्शन क्या है? पैनक्रियाटिक पेप्टाइड रेगुलेट डाइजेस्टिव सिक्रेशन। ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिक्रेशन होता है ना, डाइजेस्टिव
सिक्रेशन को रेगुलेट करता है, मतलब प्रोमोट करता है। रेगुलेट इन द सेंस हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, प्रोमोट करता है। जो आपका डाइजेस्टिव जो सिक्रेशन होता है उसको प्रोमोट करता है ताकि आपको लाइक डाइजेशन में हेल्प करे, प्लस आपका मोटिलिटी, आप खाना खाने के बाद, ठीक है, लाइक जो फूड जो आगे बढ़ाने की हेल्प करते हैं, मोटिलिटी, डाइजेस्टिव सिक्रेशन जो एचसीएल लाइक जो सिक्रेशन होता है खाना खाने के बाद, एचसीएल जो सीक्रेट होता है, ये पैनक्रियाटिक पेप्टाइड हेल्प करता है। देन नेक्स्ट आएगा एप्सुलिन सेल। एप्सुलिन सेल क्या सिक्रेशन करता है? ग्रेलिन। एक होता है ना, ये दो हार्मोन है हमारा, एक होता है हंगर हार्मोन और एक है क्या है, ग्रेलिन। जो हंगर हार्मोन लाइक ऑरिक्सिजेनिक, इसका फंक्शन ऑरिक्सिजेनिक है, ठीक है। एक मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, एक है ग्रह लाइक हंगर हार्मोन एक है, और एक क्या है, मतलब ये जो ग्रेलिन है ये आपका है हंगर हार्मोन, ठीक है। हंगर हार्मोन आपको भूख, मतलब भूख लाएगा, ये जो हार्मोन है भूख लाने में हेल्प करती है, ठीक है। मतलब आप खाना खाने की लाइक एपेटाइट स्टिमुलेट करता है, ठीक है, एपेटाइट स्टिमुलेट करता है। आपका खाना लाइक स्टोरेज ऑफ द लाइक फैट स्टोरेज को प्रमोट करता है, एपेटाइट बढ़ाता है, फैट स्टोरेज को प्रमोट करता है, फैट स्टोरेज को प्रमोट करता है। और एक है लाइक क्या, ग्रेलिन, हंगर हार्मोन, और एक है कुछ एक था लेप्टिन। हाँ, ग्रेलिन, लेप्टिन। लेप्टिन क्या है? हाँ, ये है आपका ग्रेलिन आपका हंगर हो गया, लेप्टिन जो हार्मोन है वो आपका भूख लाइक जो रिजल्टिंग मतलब ये हो गया आपका हंगर हार्मोन। मैं आपको ये बता दूंगा, एक्चुअली मेरा ये याद नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गलत बताऊंगा, नहीं आ रहा है तो कुछ भी बोल दूंगा, ऐसा नहीं है। बट जो नहीं है मैं एग्री करता हूँ, मैं अभी मतलब आ रहा है दिमाग में बट नहीं, मतलब भूल, ऐसा होता है ना कि कुछ एक जस्ट थॉट प्रोसेस, लाइक आपको पता है, आपका मुंह के जबान में होता है लेकिन आपको आ नहीं रहा है, कुछ चीज़ें लाइक अटक जा रहा है, ऐसा टाइप का। मैं आपको बता दूंगा क्लास के एंड में, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। द नेक्स्ट जो आएगा, मैं जैसे आपको बोला था, और एक बात है, ये जो डायबिटीज़ मेलिटस जो हम बोला ना, बीच में एक क्वेश्चन पूछा गया था एक्चुअली, ठीक है। ये आई थिंक ये से का क्वेश्चन है, अगर किसी पेशेंट को डायबिटिक मेलाइटस है, कोई पेशेंट अगर सस्पेक्टेड फॉर डायबिटिक मेलाइटस, तो उसको लाइक मेल में, स्पेशली मेल में कौन सा सेक्सुअल डिसऑर्डर होने का चांसेस, कौन सा सेक्सुअल डिसऑर्डर का चांसेस होता है? क्या आप कोई बता सकते हैं क्या हो सकता है? इसका जो आंसर है ना, बहुत कम लोगों के पास होता है, सच्ची में बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आंसर है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जिन लोगों में डायबिटीज़ मिला है, स्पेशली मेल का बात कर रहा हूँ, मेल में जिन लोगों का डायबिटीज़ मेलिटस है उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखा गया है, ठीक है। ये आई थिंक ये सही का क्वेश्चन है, बहुत कम लोग हैं जिसका, मतलब ये जो है ना, ये आपको हर कोई नहीं पढ़ाएंगे या कोई पढ़ाता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कुछ देखना है, सीखना है, तो क्लास ज्वाइन कीजिए और हमें एटलीस्ट थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए कि और भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आएँ। एग्ज़ाम में आपका कैसे फोकस करना है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वो सब बात तो होती रहेगी, कोई नहीं। धीरे धीरे जब आप सिलेक्शन ले लेंगे, जब आप हमारे पास आएंगे कि सर ठीक है मेरा सिलेक्शन हो गया, तब हमें सुन के बहुत अच्छा लगेगा। एनीवे, हम अभी पढ़ाई में फोकस करते हैं, हमारा एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है। ये सब बातें तो कहावत है, होता रहेगा, कोई नहीं।
नेक्स्ट आएगा जो डायबिटीज़ मेलिटस होने के बाद जैसे हमको इंसुलिन दिए, तो दो इम्पोर्टेंट चीज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दोनों पैराग्राफ का समझ, एक होता है डाउन फेनोमेना, एक होता है सोमेगी सोमेगी फेनोमेना। ठीक है, देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। डाउन मतलब ये ऐसे नहीं कि डाउन मतलब नीचा नहीं है, बट हम अगर ऐसे पढ़ेंगे डाउन फेनोमेना, डाउन मतलब क्या है, नीचा, लो। हम एक अगर याद रखने की कोशिश करेंगे ना, दूसरा वाला हमको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, डाउन मतलब क्या होता है मैं आपको बता लाइक सपोज एक पेशेंट है, पेशेंट डायबिटिक है, हम उसको रात को इंसुलिन दिए बेड टाइम में, तो यूजुअली क्या होना चाहिए कि सुबह को अगर नाइट में हम इंसुलिन दे रहे हैं तो मॉर्निंग में क्या होना चाहिए, शुगर लो होना चाहिए। बट ऐसे इस केस में नहीं होता है, इसीलिए नहीं होता है क्योंकि जैसे मान लीजिए ये आपको एक ट्रिक है, डाउन में नीचा नहीं होगा, ये ऊपर जाएगा। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। डाउन फिनोमेना में सपोज हम लोग नाइट में जो इंसुलिन दिए, नाइट में इंसुलिन देने के बाद जो मिडनाइट होता है, तो मतलब अर्ली मॉर्निंग का जो रात से लेके मान लीजिए 3 से 4 बजे की जो टाइम है, इसमें क्या होता है हम लोगों का ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन होता है। तो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन के वजह से हमारा जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो बढ़ा हुआ मिलता है। ठीक है, जिसके वजह से हमारा मॉर्निंग का जो ग्लूकोज लेवल होता है वो कम ना होके बढ़ा हुआ मिलता है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे हम तो रात में इंसुलिन दिए, पेशेंट तो खाना भी उतना भी मतलब ऐसा नहीं कि कुछ ग्लूकोज सब्सटेंसेस फूड लिया है, बट फिर भी ग्लूकोज बढ़ा कैसे। इसका जो मेन जो कारण है एक ग्रोथ हार्मोन की वजह से। ग्रोथ हार्मोन जो अर्ली मॉर्निंग होता है वो ग्रोथ हार्मोन एंड कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है ये सिक्रेशन बढ़ता है, जिसके वजह से हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। तो ये जो आएगा आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, सपोज एक पेशेंट, जैसे मैंने आपको ये बताया, तो इसमें आपका प्राइमरी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, तो जो है नाइट डोज में जो आप इंसुलिन दिए उसको क्या करना है, नाइट डोज का इंसुलिन को इंक्रीज कर देना है। सपोज आपको एडवाइस था 10 यूनिट का इंसुलिन एडवाइस था, आप उसको बढ़ा के सपोज मान लीजिए 15 यूनिट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, सपोज मॉर्निंग में आपका 200 ग्लूकोज आ रहा था, वो घट के अराउंड 150 के आसपास आएगा। मान के चलिए, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये हकीकत नहीं बोल रहा हूँ। तो नाइट टाइम का जो इंसुलिन है वो आपको इंक्रीज कर देना है। समझ में आ गया? चलिए मैं और एक बार समझा देता हूँ। डाउन फेनोमेना में क्या होता है, तो डाउन मतलब हम सोचेंगे ये नीचे, हम ये मान के चलते हैं कि नीचे, बट डाउन मतलब हम नीचे समझ रहे हैं। तो आपको ये ट्रिक याद रखना है कि ये नीचे नहीं है, ये ऊपर जाएगा। मतलब अगर कोई पेशेंट है जिसको इंसुलिन मिलता है, सपोज हम नाइट में इंसुलिन दिए, लेकिन मॉर्निंग में उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो कम होना चाहिए, बट वो कम ना होके वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जो मॉर्निंग का जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, रीज़न क्या है? नाइट में हम इंसुलिन दिए, इंसुलिन देने के बाद क्या होता है, जैसे अर्ली मॉर्निंग का 3 to 4 AM हमारा ग्रोथ हार्मोन और कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रेशन होता है। इसका सिक्रेशन की वजह से वो सिक्रेशन जब इंक्रीज होता है तो मॉर्निंग टाइम का ग्लूकोज ना कम होके वो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं डाउन फेनोमेना। तो इसीलिए हमारा जो प्राइमरी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, जो नाइट टाइम का जो इंसुलिन का जो डोज है वो डोज को बढ़ा देना है। नेक्स्ट जो आएगा हमारा सोमेगी फेनोमेना।
सोमे की फिनोमेना में क्या है, सेम इसका ओपोजिट मान के चलिए, ठीक है। मतलब जिसको अगर इंसुलिन मिल रहा है, सपोज हम इंसुलिन 10 यूनिट दी है, लेकिन वो क्या होता है, सोमे की फिनोमेना हमारा बॉडी में दो टाइप का फिनोमेना चलता है, डाउन फिनोमेना, सोमे की फिनोमेना। डाउन फिनोमेना में ग्रोथ हार्मोन एंड कोर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होता है, सोमे की फिनोमेना में ग्रोथ हार्मोन एंड कोर्टिसोल हार्मोन का सिक्रेशन डिक्रीज होता है। तो जिसके वजह से हमारा जो मॉर्निंग का जो ग्लूकोज लेवल होता है वो ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो हमें यहाँ का जो प्राइमरी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, प्राइमरी नर्सिंग एक्शन में हम ये एडवाइस करेंगे कि सपोज़ 10 यूनिट का इंसुलिन हम रात को एडवाइस कर रहे थे, जिसके वजह से ग्लूकोज लेवल कम हुआ, तो ये जो नाइट टाइम का जो डोज है ये डोज कम करके 5 यूनिट करेंगे। प्लस पेशेंट को ये एडवाइस करेंगे कि नाइट में सोने का टाइम में या तो अर्ली मॉर्निंग में कुछ स्नैक्स लेने के लिए, ताकि ये जो ग्लूकोज लेवल है ये इक्वली मेंटेन होके रहे, ना कि बढ़ा हुआ मिलेगा ना कि कम हुआ मिलेगा, इक्वली मेंटेन होके रहे। ये हो गया आपका सोमे की फिनोमेना। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। नेक्स्ट जो 2 महीना है हमारे नर्सिंग के ऊपर टारगेट होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।